नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो साथियों, आज हम करेंगे ओल्ड पेपर 2022 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी को पता होगा कि जिन साथियों का सब्जेक्ट मैथ और साइंस होने वाला है उनके क्या है 60 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 30 प्रश्न आपके साइंस के पूछे जाते हैं और 30 प्रश्न आपके मैथ के होते हैं। हम 30 प्रश्न कंप्लीट करेंगे जो कि आपके किसके होंगे, साइंस के होने वाले हैं। ठीक है साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर क्या है आपको क्लास की PDF और क्लास से संबंधित क्विज भी आपको मिल जाती हैं, जिससे आप क्या है कम समय में अधिक प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। तो पहला ही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दिए गए आरेख में x का मान क्या होगा। प्रश्न को आपको अच्छे से एक बार पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। क्या होगा बताइएगा, 15 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। आप सभी ने पढ़ा होगा कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के कैसा होता है, बराबर होता है। तो आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण के मान के कैसा होता है साथियों, बराबर होता है। यानी थीटा आई बराबर आपका क्या हो जाएगा साथियों, थीटा आर। ठीक है, थीटा आर यानी इधर 30 डिग्री दिया है, थीटा आई कितना दिया है साथियों, 30 डिग्री दिया है, तो थीटा आर कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो याद रखना है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के कैसा होता है, बराबर होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है और क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं परावर्तन का नियम। आप सभी ने पढ़ा होगा, अच्छे से याद भी होगा। नहीं याद है तो इसको पढ़ लेना है आपको। ठीक है, यहाँ से आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किसी स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 2 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी होगी। तो आवृत्ति आपकी कितनी साथियों, आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, समय कितना है यानी 2 सेकंड है। ठीक है, पूछा क्या है, कंपनों की संख्या। तो कंपनों की संख्या निकालेंगे तो 50 का 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा साथी, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे आया है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, देखो आवृत्ति भी, आवृत्ति को किसके द्वारा दर्शाते हैं, आप v के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, एक निश्चित बिंदु की प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति को सामान्यतः v के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है साथियों, हर्ज होता है। इसको भी आपको याद रखना। ठीक है, हम बात करते हैं आवर्तकाल की। तरंग द्वारा एक पूर्ण दोलन या चक्र पूरा करने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहा जाता है। इसे t द्वारा दर्शाया जाता है। आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपका, s होता है। ठीक है, सेकंड होता है। आवर्तकाल और आवृत्ति के बीच में संबंध इस प्रकार होता है, आवर्तकाल t बराबर 1/v। ठीक है, यदि आवर्तकाल आपका कितना दिया है साथियों, 50 हर्ज दिया है। आवृत्ति साथियों, आवृत्ति आपकी कितनी है, 50 हर्ज है साथियों। आवर्तकाल कितना है, 2 सेकंड है। तब कंपनों की संख्या बराबर होता है आवृत्ति गुणा आवर्तकाल। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, कंपनों की संख्या बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुणा आवर्तकाल। यानी 50 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, बताएगा। LED का प्रकाश उत्सर्जित करता है, क्या करता है, केवल हरा प्रकाश, केवल लाल रंग, केवल पीला रंग, उपरोक्त सभी। तो जो LED बल्ब होते हैं साथियों, LED का प्रकाश उत्सर्जित करता है, आपके उपरोक्त सभी प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है साथियों, लाल है, पीले है, नारंगी है, हरे हैं, नीले हैं। ठीक है, सभी तरह के प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो LED का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे साथियों, तो LED का जो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। ठीक है, यह एक क्या है, अर्धचालक प्रकाश स्रोत है जो बिजली की मात्रा मिलने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। LED का इस्तेमाल कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में किया जाता है, जैसे कि घड़ियाँ, टेलीविजन, कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। ठीक है, LED प्रकाश उत्सर्जन डायोड बोलते हैं, जैसे कई रंगों में उपलब्ध होती है, जैसे लाल है, नीला है, हरा है, पीला है, सफ़ेद है, कई अन्य रंग भी आपके हो सकते हैं। ठीक है साथियों, याद रखेंगे, यहाँ से आपको हो सकता है नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाए। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है, पूछा गया है आपसे कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है। तो क्षुद्र ग्रह हैं, उल्काएं हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आपके जो उपग्रह हैं जो क्या है, सौरमंडल का क्या है, एक सदस्य नहीं है, इसे आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, बताइएगा। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, देखकर सीखना, करके सीखना, रटकर सीखना, उपरोक्त सभी। तो बात की गई है प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, करके सीखते हैं। ठीक है, करके सीखना है, देखकर सीखना नहीं होगा आपका। ठीक है, रटकर सीखना भी नहीं होगा,
उपरोक्त सभी तो आपका होने ही नहीं वाला है। ठीक है, याद रखेंगे, करके सीखने पर आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, बताएगा निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा क्या है। पूछा है संश्लेषित रेशा क्या है। तो आप सभी ने पढ़े होंगे रेशे कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशे होते हैं और संश्लेषित रेशे होते हैं। पूछा क्या है, संश्लेषित रेशा पूछा है, तो नायलॉन है, कपास है, ऊन है, रेशम है। तो नायलॉन आपका क्या है, संश्लेषित रेशा है। कपास क्या है, प्राकृतिक रेशा है। ऊन क्या है, प्राकृतिक रेशा है। रेशम क्या है, प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, ये तीनों क्या है, आपके प्राकृतिक रेशे हैं, इसको आपको याद रखना। ठीक है, प्राकृतिक रेशे बोलते हैं। प्राकृतिक रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं साथियों, जीव जंतुओं से। ठीक है, जीव जंतुओं से, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से। ठीक है, याद रखेंगे, पेड़ पौधों से, पौधों से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे कैसे प्राप्त होते हैं, इन्हें प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला द्वारा, इसके माध्यम से प्रयोगशाला द्वारा इन्हें तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा इसका पूरा विश्लेषण साथियों, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है। पोटेशियम तत्व का प्रतीक पूछा है, बताइएगा। पी है, पीओ है, पीटी है, के है। तो पोटेशियम का जो प्रतीक है आपका के हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, पोटेशियम का प्रतीक क्या हो जाता है, के हो जाता है। ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है साथी 19 होता है। आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो पी को क्या बोलते हैं, पी को बोलते हैं फॉस्फेरस। पीओ को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोलोनियम। और पीटी को क्या बोलते हैं, प्लेटिनम बोलते हैं। ठीक है, इनके परमाणु क्रमांक मैं आपको बता देता हूँ। इसका परमाणु क्रमांक आपका 15 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 84 होता है, इसका परमाणु क्रमांक आपका प्लेटिनम का कितना होता है, 78 होता है। ठीक है, इनको भी आपको याद रखना है। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है, ये रहा आप सभी के सामने, बताएगा एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपसे सूत्र भी पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, तो आपका पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा है, चौथा है। बताइएगा कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला है। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है AlNO3 का होल ट्राइस हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन आपका 2 एकदम से राइट आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। आप देख सकते हो किस तरह के लेवल के प्रश्न आपसे पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण विनोइंग विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो पूछा है विनोइंग, तो विधियां आपने पढ़ी होंगी। विनोइंग विधि के द्वारा किस चीज को अलग करते हैं, अन्न कण तथा भूसे के मिश्रण को अलग करते हैं। अन्न कण तथा कंकड़ का मिश्रण अलग करते हैं। गीली मिट्टी तथा कंकड़ का मिश्रण अलग करते हैं। मिट्टी तथा जल का मिश्रण को अलग करते हैं। तो अन्न कण तथा भूसे के मिश्रण को क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका 1 एकदम से राइट आंसर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक क्या है। पूछा है संश्लेषित सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक नहीं पूछा है साथियों, संश्लेषित पूछा है। तो लिटमस है, हल्दी है, चाइना रोज की पंखुड़ी यानी गुलहड़ बोलते हैं, फिनॉल फ्लेथिन। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा फिनॉल फ्लेथेलिन। ठीक है, फिनॉल फ्लेथेनिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब संश्लेषित पूछा है तो संश्लेषित आपका यही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके प्राकृतिक हैं। लिटमस आपका प्राकृतिक होता है, हल्दी प्राकृतिक है, चाइना क्या है, ये तीनों कैसे हैं, प्राकृतिक आपके हो जाते हैं। ठीक है, संश्लेषित के बारे में पूछा है तो फिलोफ्लेक्थिन आपकी क्या है, संश्लेषित रेशा संश्लेषित हो जाता है। ठीक है साथियों, देखो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक सूचकों में लिटमस, हल्दी, गुलहड़ के फूल शामिल हैं। ठीक है, इन्हें प्राकृतिक बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं आपके, लिटमस है, हल्दी है, गुलहड़ है। ठीक है, लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन पौधों से निकाला जाता है। ये बैगनी रंग का होता है और अम्ल क्षार की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं तब इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है, संश्लेषित सूचक और प्राकृतिक सूचक, इनका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किस में करते हैं, जब हम अम्ल क्षार का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो संश्लेषित सूचक कृत्रिम पदार्थों से बने होते हैं, इन्हें अम्ल क्षार संकेतक होते हैं। इन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है। मेथिल ऑरेंज फिलोप्थिनिन कुछ संश्लेषित सूचक के क्या है, ये एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखना है। फिनोल फ्लेथेनिल एक संश्लेषित सूचक है जो अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है, लेकिन क्षारीय विलयन में कैसा होता है साथियों, गुलाबी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, इसको आपको याद रखना। हो सकता है आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट यहाँ से पूछ लिया जाए। तो साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है,
दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक कर देना है। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ग्रीन हाउस गैसों का युग्म क्या है, आपसे पूछा गया है। O2 है, CO2 है, CO2 है, NO2 N2 है, N2CH4 है, O2H2 है। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताएगा। पूछा है ग्रीन हाउस गैसों का युग्म क्या है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हो जाती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, ये आपकी कैसी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन आपका 2 एकदम से राइट आंसर है। हम बात कर लेते हैं और अन्य ग्रीन हाउस गैस हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो जल वाष्प क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, इसको भी याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस हो जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस हो जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ग्रीन हाउस गैस हो जाती है। ओजोन आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस हो जाती है। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस हो जाती है। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं। वातावरण में मौजूद जल वाष्प ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यदि कि सबसे अधिक ग्रीन हाउस में योगदान देने वाली कौन सी गैस है, तो आपको बता देना है जल वाष्प आपका क्या है, सबसे अधिक योगदान देने वाला है। ठीक है साथियों, जल वाष्प सबसे अधिक योगदान देता है किसमें, ग्रीन हाउस प्रभाव में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसको आपको अच्छे से याद रखना ही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, बताइएगा निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन क्या है। रेडियो है, चार्ट है, टेलीविजन है, ब्लैक बोर्ड है। पूछा है श्रव्य और दृश्य यानी सुनाई देने वाला, दिखाई देने वाला। तो सुन भी सकते हैं, जिसे हम देख भी सकते हैं। तो टेलीविजन आपका ऐसा है जैसे सुन भी सकते हो आप और देख भी सकते हो। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। रेडियो आपका केवल सुनने वाला ही था। ठीक है साथियों, बताइएगा कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो कौन सा जीवाणु है, बताइएगा। राइजोबियम है, बेसिलस है, ई कोलाई है, एक्रोमोबैक्टर है। तो क्या राइट आंसर होगा इसका। तो कौन सा जीवाणु है जो जड़ों में पाया जाता है, तो राइजोबियम आपका पाया जाता है। ठीक है, जो क्या है, फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं राइजोबियम के बारे में, डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। देखो राइजोबियम एक जीवाणु है, इसको भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि राइजोबियम क्या है, एक जीवाणु है जो कि मिट्टी में पाया जाता है और फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, जितनी भी आपकी फलीदार दालें हैं, ठीक है, दालों में जितनी भी आपकी दाल है उन सभी में पाया जाता है। ठीक है, दालों की जड़ें हैं उनमें पाया जाता है। ये पौधों की जड़ों पर या उसके आसपास रहता है, जिसे राइजोस्पियर कहा जाता है। ठीक है, इसके आसपास रहता है, उसे क्या बोलते हैं, राइजोस्पियर कहा जाता है। यह फलियों की जड़ों की गांठों के अंदर स्थापित होता है। यह मटर, चना, सेम जैसी फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। यह एक सहजीवी है। यह क्या है साथियों, इसको भी याद रखना, यह एक सहजीवी है। यह वातावरण में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। किसमें मदद करता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। ठीक है, और पौधों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, आपका राइजोबियम पौधों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें पाया जाता है, तो आपकी जितनी भी दालें हैं, दलहन भी पौधों में आपका पाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें क्या है, फसल चक्रण अपनाना चाहिए। ठीक है, दलहनी पौधों को भी वर्ष में एक बार अपने खेत में उगाना चाहिए, जिससे क्या है, मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ तने का रूपांतरण है। तो बताना है कौन सा खाद्य पदार्थ है जो तने का रूपांतरण है। सलजम है, गाजर है, शकरकंद है, आलू है। तो आपका आलू है। ठीक है, जो क्या है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तने का रूपांतरण है क्या, आलू। ठीक है, सलजम क्या है, जड़ है, गाजर क्या है, जड़ है, शकरकंद क्या है, आपकी जड़ है। ठीक है, इनको भी आपको याद रखना है, ये तीनों क्या है, जड़ है साथियों। ठीक है, जड़ है। आलू क्या है, आपका तना है, इसको भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा एक सरल ऊतक है। पूछा है सरल ऊतक कौन सा है, बताइएगा। जाइलम है, फ्लोएम है, इसके लिए रेन काइमा है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है, विकल्प आपका 3 एकदम से राइट आंसर है। ठीक है, इसके लिए रेन काइमा आपका क्या है, एक सरल ऊतक है। ठीक है, जाइलम क्या है, यह पौधों में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, ये क्या है, जल को ले जाता है। ठीक है, जाइलम क्या करता है, जल को ले जाता है, पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। इसका कार्य है जल को ले जाना। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है, पौधों के अन्य भागों तक क्या करता है, खाना यानी भोजन को ले जाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, भोजन ले जाना। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, जल को ले जाता है जाइलम, फ्लोएम क्या ले जाता है, भोजन को ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, अन्य ऊतकों तक ले जाता है कौन, भोजन। भोजन को कौन ले जाता है, तो फ्लोएम भोजन को ले जाता है।
निम्न में से क्या एक वायु प्रदूषक नहीं है? पूछा है वायु प्रदूषक नहीं है, तो नहीं बताना है। जो जिसके से क्या है वायु प्रदूषित नहीं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन। तो आपका ऑक्सीजन क्या है, एक वायु प्रदूषक नहीं है, याद रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, वायु प्रदूषक है साथियों। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, वायु प्रदूषक है। मीथेन आपकी क्या है, वायु प्रदूषक है। तो कौन सा नहीं है, तो आपका ओजोन, ऑक्सीजन, सॉरी साथियों, ऑक्सीजन आपका वायु प्रदूषक नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे, इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो वायुमंडल में याद रखेंगे, वायुमंडल में 78% क्या पाई जाती है, आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, और 21% क्या है, ऑक्सीजन होती है। ये दोनों गैस प्राकृतिक वातावरण का हिस्सा हैं और गैर प्रदूषणकारी हैं। ठीक है, इनसे किसी प्रकार की कोई हानि आपको नहीं होगी। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज का भी आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पवित्र उपवन कहाँ पाए जाते हैं? तो बताना है पवित्र उपवन कहाँ पाए जाते हैं। इस तरह की भाषा बनाकर भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मेघालय की खास व जनजातीय पहाड़ियों में, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी जगह पर ये पाए जाते हैं। चलें आगे, आगे चलते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मनुष्यों में फ्लूरीसी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? किस जीवाणु के कारण होता है बता देना है। तो पहला विकल्प आपके सामने है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कोरीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो पूछा है फ्लूरीसी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो आपका होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण हो जाता है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर, इससे क्या होता है, टीबी हो जाती है आपकी। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, मानव त्वचा में किस प्रकार की वसामय ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो किस प्रकार की वसामय ग्रंथियां पाई जाती हैं? एपोक्राइन, मेरोक्राइन, हेलोक्राइन, एक्राक्राइन। तो हेलोक्राइन आपकी पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, हेलोक्राइन। ठीक है, याद रखेंगे हेलोक्राइन पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है, मानव त्वचा में किस प्रकार की वसामय ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो हेलोक्राइन ग्रंथियां आपकी पाई जाती हैं। किसके, नेक्स्ट है आप सभी के सामने। साथियों सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक जरूर कर देना है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी है, बेरी है, स्कर्वी है, रिकेट्स है। विटामिन ए की कमी से आपका होता है रतौंधी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से आपका बेरी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से आपका कौन सा हो जाता है? तो रिकेट्स नामक आपका रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन बी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है साथियों, तो वही सब बातें हैं, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना है। ठीक है साथियों, देखो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, लाइक जरूर कर देना है। ठीक है साथियों, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो। भारत में परिवार नियोजन परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी बताइएगा, 1947 में, 1952 में, 1958 में, 1960 में। तो कब हुई थी बता देना है आप सभी को। तो 1952 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1952 में हुई थी। ठीक है, परिवार कल्याण कार्यक्रम की जो योजना की शुरुआत हुई थी आपकी 1952 में हुई थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा हार्मोन संघभरता में सहायक है? तो बताना है संघभरता में सहायक होता है कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन है, एड्रेनलिन है, मेलाटोनिन है, प्रोजेस्टेरोन है। तो बताना है कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन है आपका। ठीक है, जिसमें किसमें सहभरता में शामिल होता है आपका प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, याद रखेंगे इस भी चीज को। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन सा खरीफ का फसल का उदाहरण नहीं है? तो खरीफ फसल का उदाहरण आपसे पूछा है, नहीं पूछा है। कपास है, सोयाबीन है, मक्का है, मटर है। तो खरीफ की फसल आप कैसे याद रखेंगे? तो खरीफ की फसल में कितने अक्षर हैं साथियों? 3 अक्षर हैं। ठीक है, तो 3 अक्षर का कौन सा शब्द है आपका? बाजरा। ठीक है, याद रखेंगे बाजरा। तो बाजरा कब बोया जाता है आपका? तो बाजरा बरसात के मौसम में बोते हैं। तो बरसात के मौसम में बोई जाने वाली फसल कौन कौन सी है? तो कपास है, सोयाबीन है, मक्का है। तो मटर नहीं होगा आपका। ठीक है, याद रखेंगे मटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप प्रश्न का उत्तर आराम से आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, मटर है जो आपकी रबी की फसल है, और रबी की फसल को हम 2 अक्षर होते हैं। रबी की फसल में कितने अक्षर होते हैं साथियों? तो रबी की फसल में 2 अक्षर हैं। तो 2 अक्षर का शब्द कौन सा है? गेहूं है। ठीक है, गेहूं।
और गेहूँ, तो गेहूँ के साथ में हम क्या बोलते हैं, गेहूँ बोलते हैं, चना बोलते हैं, ठीक है, मटर बोलते हैं, सरसों बोते हैं। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है साथियों। अब बताइएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है? कहानी विधि है, मूल्यांकन विधि है, मनोदैहिक विधि है, प्रश्नावली विधि है। तो कौन सी विधि एक नहीं है? तो कहानी विधि होगी, ठीक है, जो कि कैसी नहीं है, एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है, ठीक है, कहानी विधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइएगा। शिक्षण की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना, शिक्षार्थियों को प्रोन्नति प्रदान करना, अधिगम की कमी का निदान एवं उपचार करना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन का यही उद्देश्य होता है अधिगम की कमी का निदान और उपचार करना, ठीक है। जब हम निदान और उपचार करते हैं जिससे क्या है, बच्चे के अंदर क्या है, विकास होता है। हम जानते हैं कि किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का सुधार करना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। अधिगम की कमी का निदान एवं उपचार करना, ये एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? यानी श्रव्य है और दृश्य दोनों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलचित्र है, टेलीविजन है, रेखा चित्र है, चित्र विस्तारक है। तो श्रव्य और दृश्य की बात की है, इसके अंतर्गत नहीं आती है। आपका रेखा चित्र आपका श्रव्य दृश्य के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है साथियों, याद रखेंगे। चलचित्र आपके दृश्य श्रव्य आते हैं, टेलीविजन है, चित्र विस्तारक है, ये सारी चीजें क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आपकी आती हैं, ठीक है। आगे चलें। घर्षण बलों का सही घटता क्रम क्या है? घर्षण बल का सही घटता क्रम पूछा है। लॉटनिक, स्थैतिक, सर्पी, लॉटनिक, सर्पी, स्थैतिक, स्थैतिक, लॉटनिक, सर्पी, स्थैतिक, सर्पी, लॉटनिक। तो बताना है आपका सही घटता क्रम पूछा है, कौन सा हो जाएगा। तो घटता क्रम पूछा है तो सबसे अधिक होगा स्थैतिक, फिर होगा सर्पी, फिर कौन सा होगा, लॉटनिक होगा, ठीक है। तो सबसे कम कौन सा होगा, लॉटनिक होगा, फिर इससे अधिक कौन सा होगा, सर्पी घर्षण होगा, और सबसे अधिक होता है स्थैतिक घर्षण, ठीक है साथियों, इसको आपको याद रखना है। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। जब यह अर्धवृत्त पूरा करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन होगा। तो बताना है क्या होगा। देखो साथियों, एक वस्तु है, आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। ये हमने एक आर त्रिज्या का एक वस्तु कोई वृत्त बना लिया, ठीक है। इस पर क्या है, गतिमान है, त्रिज्या क्या है साथियों, इसकी आर है। जब यह अर्धवृत्त पूरा करती है, यानी अर्धवृत्त आपका कहाँ पर होगा साथी, यहाँ पर आपका अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ तक आपका क्या है, अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक है। तो है, तो तय की गई दूरी व विस्थापन होगा। तो पूछा है दूरी व विस्थापन क्या होगा। तो साथियों, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है, ठीक है। जब यह अर्धवृत्त पूरा करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन क्या होगा साथियों। तो वृत्त की परिधि क्या होती है साथियों, 2πr होती है। क्या होती है, 2πr होती है। तो अर्धवृत्त पूछा है तो अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी साथियों, 2 से जब भाग देंगे, अर्धवृत्त यानी आधा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो πr बचेगा आपका। कितना बचेगा साथियों, πr बचेगा। अब इसके द्वारा तय की गई विस्थापन, तो विस्थापन क्या होगा साथियों, यहाँ से यहाँ तक आई है ना वस्तु, तो ये कितना है साथियों, r है। जब यहाँ पर आएगी तो कितना हो जाएगा साथियों, 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2r। तो विस्थापन कितना हो गया साथियों, 2r हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा πr 2r होगा। तो πr 2r यानी तीसरा वाला विकल्प एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है साथियों, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक लकड़ी के चम्मच को आइसक्रीम के कप में डुबोया जाता है तो इसका दूसरा हिस्सा क्या होगा। विकिरण की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, चालन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर बताएगा। क्वेश्चन नंबर
30 का राइट आंसर होगा, या ठंडा नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि ये लकड़ी के चम्मच को आइसक्रीम के कप में डुबोया जाता है, क्योंकि लकड़ी के अंदर क्या है, संवहन की क्रिया नहीं होती है आपकी। याद रखेंगे तो ठंडा नहीं होगा, लकड़ी का डंडा आपका ठंडा नहीं होगा, यानी विकल्प आपका 4 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।